नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्लासेस कुछ दिनों से बंद थी और इस वजह से काफ़ी गैप हो गया है। और हम अपनी क्लासेस फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसमें से कि आपकी व्हीकल मैकेनिक की क्लास ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी है। और इसके साथ ही साथ हमने जीके के लिए जीके की भी क्लास शुरू किया था, जिसमें कि अभी हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि इतिहास और भूगोल की क्लासेस हो रही थी। लेकिन बीच में क्लासेस बंद हो गई थी किसी वजह से। और अब चूंकि हम क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, आपकी व्हीकल मैकेनिक की भी क्लास जो है वो आपको रेगुलर ही मिल रही है। कल गैप हो गया था, लेकिन अब आपको क्लासेस रेगुलर ही मिलेंगी। लगभग रेगुलर ही, बाई चांस की बात होगी जो गैप होंगी क्लासेस में। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए सारी की सारी व्हीकल मैकेनिक का जो टेक्निकल पार्ट है वो पूरा ही कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही साथ ये जो जीके की क्लासेस हैं, जितने ही स्टूडेंट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी कि आईएमए देहरादून के लिए अप्लाई किए हैं, उन सभी ही पोस्ट में आपका जीके का अच्छा खासा रोल रहने वाला है। तो उसके लिए भी हमने जीके की क्लास शुरू की है। और जो वीआरओ व्हीकल मैकेनिक के साथ साथ में और जितने भी वैकेंसी आई थी व्हीकल मैकेनिक के लिए, जितने भी पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम होने बाकी हैं, वो सभी के लिए आपकी यह जीके की क्लासेस होंगी। साथ ही साथ अभी तो हम सिर्फ इसके पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी यह आर्मी है, बीएसएफ है, जिस मतलब कि डिफेंस में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए ये जीके की क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाली हैं। और इसके अलावा ये है आपकी जो जीके क्लासेस हैं वो आपके एसएससी एमटीएस स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए होंगी। हाँ, ये है कि मैं आपको ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो हायर लेवल के हैं उसमें इसमें हायर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को आने की संभावना 50% ही रहती है। इनमें से मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये है टारगेट है कि जो तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को बोला है वो तैयारी आप लोगों की कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर जैसे आप लोग एसएससी सीजीएल वगैरह की या एसएससी सीएचएसएल की इन सब की जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी हम आपको थोड़ा स्पेशल क्लास दें। और आज का जो हमारी ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक है आज, वो है पृथ्वी के बारे में तथ्य। तो पृथ्वी के बारे में जो आपका है, तो वो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही डीपली पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारी ये नोट्स है, इसमें जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जो भी इसकी हो सकते हैं संबंधित तथ्य, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ तथ्य हम आपको इसके अलावा भी बताएंगे जो इसमें नहीं दिए गए हैं। उसके लिए आप लोग हो सके तो आप अपना पेन कॉपी या नोट्स उठा लें, जो कि आपको नोट करने के काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पृथ्वी के बारे में तथ्य। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वी पर है वो जल की मात्रा लगभग 71% उपलब्ध है। और यह अंतरिक्ष से देखने पर जल की अत्यधिक उपलब्धता की वजह से यह हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वही, और यह है सभी ग्रहों में सघनतम है। तो यहाँ से ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अत्यधिक उपलब्धता के कारण। ठीक है। और जो पृथ्वी है, एक तथ्य इसके बारे में और कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान रखती है। सूर्य से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, यानी कि तीसरा है सूर्य से दूरी के क्रम में। और अगर आकार की दृष्टि से बात करें तो आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़े की अगर हम बात करें, सभी आठों ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और यह जो हमारी पृथ्वी है ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक है, यह था इसके बारे में कुछ तथ्य। और यह जो पृथ्वी है वो हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी की आकृति भी पूछा जाता है। पृथ्वी की जो आकृति है वो होती है जियोइड। ठीक है, कैसी होती है? जियोइड पृथ्वी की आकृति होती है, यानी कि GEOID, जियोइड पृथ्वी की आकृति होती है। यहाँ पर जो पृथ्वी की कुल परिधि है, पृथ्वी की जो कुल परिधि है वो है 40,232 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल आपका 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। और इसके अलावा हम यदि सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। 100 मिलियन का मतलब करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर 149 मिलियन किलोमीटर का मतलब 149 करोड़ किलोमीटर, यह हमारी औसत दूरी है। यह कि यह जो एकदम एग्जैक्ट होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी होती है, लेकिन हमने लंप सम यहाँ पर कितना 149 कर दिया है। ठीक है।
और इसके अलावा जो हमारी न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ तथ्य। और जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 गुना बड़ा है। जो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से, चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम कुछ और स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे उपसौर है, अपसौर है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर उपसौर की बात करें, उपसौर क्या होता है? जो उपसौर होता है वह सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति होती है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर। और इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और पृथ्वी ये जो उपसौर की स्थिति बनती है, यह कब बनती है? यह 3 जनवरी को बनती है उपसौर की स्थिति। तो यह भी पूछा जाता है कि उपसौर कब होता है? प्रतिवर्ष 3 जनवरी को। और यह कैसी स्थिति है? पृथ्वी की निकटतम स्थिति है सूर्य से। इसी तरह जो अपसौर है, तो जब उपसौर निकटतम है तो उपसौर कैसा है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी होगी। ठीक है, कैसी दूरी होगी? यह पृथ्वी से अधिकतम दूरी होगी। और पृथ्वी अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और और रिपीट होता ही रहेगा। तो यहाँ पर उपसौर की दूरी कितनी है? 3 जनवरी। और अपसौर की कितनी है? 4 जुलाई को है। उपसौर में जो आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है वो 147 मिलियन किलोमीटर होती है, या फिर 14.7 करोड़ किलोमीटर। और वहीं पर अपसौर में 152 मिलियन किलोमीटर होती है, या फिर 15.21 किलोमीटर। कितना होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे जो पृथ्वी की आकृति की हम बात कर ही चुके हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी? चपटा गोलाकार या चपटा दीर्घवृत्ताभ है। ठीक है, यानी कि जियोड टाइप की है। ये जो पृथ्वी है हमारी, तो लगभग गोलाकार है, पूरी तरह से गोलाकार नहीं, लगभग गोलाकार है। केंद्र में मामूली उभार, यानी कि जो बीच में है वो हल्का उभार है। और ध्रुवों पर जो हमारी पृथ्वी है वो चपटी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? तो ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी थोड़ी चपटी है, लेकिन केंद्र में मामूली उभार है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं पृथ्वी की गतियों के प्रकार। पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है? पृथ्वी की जो मुख्यतः गति है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? घूर्णन या दैनिक गति, और परिभ्रमण या वार्षिक गति। तो जो घूर्णन गति होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी है वो है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। इसीलिए जो हमारा सूर्य होता है वो किस दिशा में? पूर्व दिशा में उदय होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि जो सूर्य उदय है वह पूर्व दिशा में उदय होने का क्या कारण है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। या फिर यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व है, या उत्तर से दक्षिण, मतलब इस तरह से कई क्वेश्चन। तो पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है। और पृथ्वी को अपनी घूर्णन गति यानी कि अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक, भूमध्य रेखा पर घूर्णन वेग कितना होता है? 1667 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर किस रफ्तार से, किस स्पीड से घूम रही है? 1 घंटे में 1667 किलोमीटर, 1667 किलोमीटर पृथ्वी हमारी घूम जाती है अपनी अक्ष पर, यानी कि अपनी धुरी पर। ठीक है, और यह ध्रुव की ओर घटता जाता है जहाँ यह शून्य है। यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर पृथ्वी कैसी है? चपटी है। तो जैसे ही जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जाती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति का जो पहला परिणाम होता है वो होता है दिन और रात का होना। तो जो दिन और रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है और कई बार स्टूडेंट्स इसको गलती भी कर देते हैं। यह बात ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी का अपने अक्ष पर, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं।
दो देशांतरों के मध्य 1 घंटे का अंतर होता है जो 15 डिग्री दूर होते हैं। यह देशांतर अक्षांश रेखाएं हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से आपको बताया हुआ है कि कितने डिग्री चलने पर हमारा कितने मिनट कम होता है, कितने मिनट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पर हमने देशांतर और अक्षांश रेखाएं ही पढ़ा था केवल। तो दो देशांतरों के बीच के जो मध्य होता है वो कितने घंटे के, एक घंटे का अंतर होता है। और 1 घंटे कितना, 15 डिग्री चलने पर होता है। ठीक है, यानी कि 4 डिग्री चलने पर हम कितना चलेंगे। ठीक है, 4 डिग्री चलने पर, मतलब सॉरी, 4 मिनट चलने पर 1 डिग्री, 1 डिग्री चलने पर हम कितना, 4 मिनट चलते हैं। तो 15 में गुणा करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो पवन एवं महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन, दिन प्रतिदिन ज्वार भाटा का उठना गिरना, ये सब किसके परिणाम होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अब जो हमने आपको अभी 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 तुरंत बताया कि उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या होती है, उसी तरह से दो और स्थितियां होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो हम लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, वो हमारा कैसा है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तरी उत्तरी गोलार्ध कैसा है, 21 जून को है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और आपके यहाँ सबसे बड़ा कब होता है, गर्मियों में होता है। तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, आप केवल जून ध्यान रखिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर से होता है। क्योंकि आप लोग 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। और स्कूल में आप ध्यान कीजिए कि 25 दिसंबर को हम लोग क्या बोलते थे, बड़ा दिन की छुट्टी है। ठीक है, अभी भी बच्चे बोलते हैं 25 दिसंबर को किसकी, बड़ा दिन की छुट्टी है और क्रिसमस डे की छुट्टी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर से जो दिन होते हैं वो दिन की अवधि का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे या फिर मनाते हैं बड़ा दिन के नाम से। तो ये एक बात यहाँ पर आपको क्लियर हुई, उत्तरी गोलार्ध में कब सबसे बड़ा दिन होगा, 21 जून को होगा सबसे बड़ा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये लाइन आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकती है। देखिए, आप उत्तरी गोलार्ध में है तो सबसे बड़ा दिन आपका क्या हुआ, 21 जून को हुआ। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। और भूमध्य रेखा पर दिन व रात लगभग समान होते हैं, हमेशा की बात है। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर कोई भी दिन और तारीख का यहाँ पर कोई मैटर नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर दिन और रात लगभग समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग समान होते हैं। अब आते हैं हम पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति या परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में अंतर है। जो परिक्रमण होता है या घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर होता है, लेकिन जो पृथ्वी की परिभ्रमण होती है यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की गति होती है। ठीक, तो यह कैसी गति है, परिभ्रमण, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की गति होती है परिभ्रमण गति। ठीक, और जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसका औसत कक्षीय वेग कितना होता है, 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो कितना होता है, 1667 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो यदि आप इसको घंटे में बदलना चाहते हैं तो किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतने किलोमीटर घूमती है, तो आप इसमें 60 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर आप इसको लमसम कितना मानेंगे, अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो कितना, लगभग 1800 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सॉरी, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा किसके, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। अब पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि सौर वर्ष क्या होता है, तो सौर वर्ष आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक, जिससे सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप
हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ये जो हमारे चौथे साल में जो लीप ईयर आता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वो इसी का परिणाम होता है। क्योंकि हम साल कितने का बनाते हैं, 365 दिन का हम साल बनाते हैं, लेकिन जो 6 घंटे बढ़ते हैं वो कहाँ जाते हैं, 6 × 4 यानी कि 4 साल में 24 घंटे होते हैं। और 24 और चौथे साल में हमारी फरवरी जो है वो कितने दिन की, 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो यह तो हुई परिभ्रमण की। अब परिभ्रमण की जो हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या परिणाम होते हैं। जो हमारा परिभ्रमण का पहला परिणाम होता है वो होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। लेकिन जो परिक्रमण या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, उसका पहला परिणाम क्या था, पृथ्वी का दिन और रात का होना। लेकिन परिभ्रमण का क्या है, ऋतु परिवर्तन। तो अगर पूछे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यह होता है ऋतु परिवर्तन का कारण। या फिर पृथ्वी का परिभ्रमण, यह कहलाता है ऋतु परिवर्तन। वर्ष के अलग अलग समय पर दिन व रातों की लंबाई में विविधता होती है। अभी हमने बताया कि आपको जो 22 दिसंबर 21 जून 22 दिसंबर ये सारी चीज़ें होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, परिभ्रमण गति के वजह से होती हैं। और पवन पेटियों के स्थानांतरण होते हैं, यानी कि जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो पवन पेटियाँ यानी कि जो ठंडी और गर्म हवाएं होती हैं उनकी दिशाएं भी बदल जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो आप जब ठंड का मौसम आ जाता है, यानी कि जो आपकी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा सूर्य क्या होता है, वो पृथ्वी से दूर होता चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा कम मिलती है और यहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है। ठीक, और अक्षांशों का निर्धारण होता है किसकी वजह से, पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से। अब आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे मतलब ये इससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्योंकि हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है जीके के बारे में, और जीके है हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर, इसका सिलेबस जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हमें एक वीडियो में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज ये जो हमारा है क्या है, चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सन होता है। ठीक, और किसके बीच में आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, आपका मून है। ठीक, मून है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर जो हमारा जो पृथ्वी पर आता है तो कुछ प्रकाश क्या है डायरेक्ट आता है, और कुछ प्रकाश यहाँ से मून के परिवर्तन की वजह से आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो हमारा क्या लगता है, चंद्र ग्रहण आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्र ग्रहण का मतलब यानी कि क्या होगा, मून पर हमारा सूर्य का प्रकाश ना पहुँच पाना। तो यहाँ पर सन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, मून हुआ। और जब यहाँ बीच में पृथ्वी आ गई तो जो सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। जब नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ये होता है चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, केवल पूर्णिमा के दिन घटित होता है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण केवल कब, पूर्णिमा के दिन घटित होता है। हालांकि यह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है तथा इसकी कक्षा का तल पृथ्वी की कक्षा के तल के संदर्भ में लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रमा का तल पृथ्वी की तल के संदर्भ में कितना झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण से चंद्र ग्रहण प्रत्येक महीने में घटित नहीं होता है। यह थी हमारी चंद्र ग्रहण की बात। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी पृथ्वी के यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कैसा होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब पृथ्वी सूर्य से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा आ गया, यह क्या, सन, मून, और यहाँ पर हमारी क्या है, अर्थ आ गई। तो जब यहाँ पर अर्थ आ गई और यहाँ पर बीच में मून आ गया, तो हमारा जो सन है, ये सनलाइट है, वो पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से आंशिक या कैसा, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। और यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है या कैसा भी सूर्य ग्रहण हो, वो कब लगता है, हमेशा अमावस्या को ही लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो यह थी आपकी आज की ज्योग्राफी की क्लास। कल हम पढ़ेंगे आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम देखेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।